नमस्ते आप सभी का। आज कैलकुलस का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिमिट्स। लेकिन मैथमेटिकल डिटेल्स में जाने से पहले एक बार यही सोच लेते हैं कि आखिर कैलकुलस पढ़ना क्यों है, मतलब रियल लाइफ में कहाँ पर अप्लाई होता है, या फिर ये स्टार्ट क्यों हुआ था, ये सारा पूरा मैथमेटिक्स का जो ये ब्रांच है ये स्टार्ट क्यों हुआ था। तो मैं ये स्टार्टिंग में क्लेम करूँगा कि जहाँ पर भी हम लोगों को डायनेमिक सिस्टम पढ़ना है, मतलब कि कोई भी चीज़ जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है या फिर स्पेस के साथ, लेंथ के साथ चेंज हो रहा है, तो अगर उस टाइप का सिस्टम हमें स्टडी करना है तो फिर वहाँ पर कैलकुलस का हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। तो अगर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, सिंपल नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है वैसे, तो वो है हमारा दिमाग। तो मान लो कि जैसे ये एक पेन है हमारा, तो ये पेन किधर जा रहा है, इसका अगर मैं कहूँगा कि डायरेक्शन बताओ कि ये कहाँ से कहाँ मूव किया, तो आप लोग बताओगे लेफ़्ट से राइट मूव किया। अब राइट से लेफ़्ट मूव किया, अभी ये ऊपर मूव किया, अभी ये नीचे मूव किया। तो मैं पूछूंगा कि आपको पता कैसे चला कि ये लेफ़्ट से राइट मूव कर रहा है। तो आप बोलोगे कि देखा मैंने और पता चल गया। लेकिन मैं पूछूंगा कि कैसे पता चला, मतलब कि आपको तो आप बोलोगे ऑब्वियसली, मतलब आपका पता है, मतलब अंदर से इंट्यूशन ये पता है कि ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है। लेकिन आप पूरा डिटेल में मुझे नहीं बता पाओगे कि कैसे गया, मतलब कि आपके दिमाग में क्या कंप्यूटेशन हो रहा है वो आप नहीं बता पाओगे, है ना, क्योंकि वो पता नहीं है हम लोग को। तो वो हम लोग न्यूरोसाइंस में पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो मान लो कि मुझे ये पता करना है कि ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है कि ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, मतलब कि दिमाग में कौन से न्यूरॉन्स हमें बता रहे हैं कि ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है। तो उसके लिए एक ऑब्वियस सा एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि मैं दिमाग का सारा न्यूरॉन्स लूँ और फिर न्यूरॉन्स को मैं रिकॉर्ड करूँ रियल टाइम में। मतलब कि जैसे अभी ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तो मैंने आपके दिमाग पर कुछ लगाया, कुछ सिस्टम, कुछ मशीन लगाया, और फिर मैं रिकॉर्ड करूँगा हर न्यूरॉन का एक्टिविटी कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कोई एक न्यूरॉन मान लो ऐसा है, मान लो एग्जांपल के लिए कि एक न्यूरॉन ऐसा है जो कि रिस्पॉन्ड तभी करेगा जब ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो न्यूरॉन जो है उसका एक्टिविटी देखो, वो चेंज हो रहा होगा शायद। तो उस न्यूरॉन का अगर एक्टिविटी देखोगे तो वो मान लो कुछ आपको सिग्नल दे रहा है कि ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है, तब फिर आप बता पा रहे हो कि ये लेफ़्ट से राइट जा रहा है। ठीक है। तो सिमिलरली राइट से लेफ़्ट के लिए एक न्यूरॉन होगा, अपवर्ड के लिए, डाउनवर्ड के लिए, ऐसे करके एक न्यूरॉन होगा, या फिर बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे कुछ इस टाइप से। लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो न्यूरॉन का एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो मान लो मैंने कोई एक न्यूरॉन लिया, ठीक है, और फिर मैं उसका एक्टिविटी देख रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि उसका एक्टिविटी, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, तो एक्टिविटी मतलब चेंज इन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, मतलब जो न्यूरॉन है आपका दिमाग के अंदर जो सेल है, तो उस वो एक सर्टेन वोल्टेज पे रहता है। अगर उसका बाहर के साथ, मतलब सेल का जो बाहर का पोटेंशियल है और अंदर का पोटेंशियल मेजर करोगे तो एक पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। तो मान लो कि वो कुछ एक सर्टेन पोटेंशियल पे है। तो अगर वो इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है तो फिर उसका वोल्टेज में कुछ चेंज आएगा। तो आप अगर उसका वोल्टेज को प्लॉट करोगे टाइम एक्सिस पे, तो मान लो वाई एक्सिस पे मैंने एक्टिविटी दिया, एक्टिविटी मान लो वोल्टेज है, और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को प्लॉट कर रहा हूँ। तो आप क्या देखोगे कि स्टार्टिंग में वो न्यूट्रल है, क्योंकि कोई ऐसा सिग्नल नहीं है जो लेफ्ट से राइट जा रहा है। अब जैसे ये सिग्नल आएगा कि लेफ्ट से राइट, तो उसका एक्टिविटी आप देखोगे फ्लैट है, और फिर एक ही बार आप पीक आया इस टाइप से। तो फिर आप क्या प्लॉट कर सकते हो उसमें कि चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो वोल्टेज कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, तो चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो ये सिमिलर मैंने एक वीडियो बनाया था पहले कि कैलकुलस क्यों पढ़ना है, और मैंने उसमें दिखाया था कि जो फ्लाई होता है, मक्खी, उसका हम लोग इस टाइप से रिकॉर्डिंग करते हैं। क्योंकि ह्यूमन का ऑब्वियसली सारा न्यूरॉन्स उतना एक्सेसिबल नहीं है कि मैं आपका खोपड़ी खोल के बोलूँ कि मेरे को यहाँ से रिकॉर्ड करना है। लेकिन मक्खी बेचारा कुछ बोल नहीं पाएगा, तो उसका हम लोग खोपड़ी खोल देते हैं, और हम लोग उसके न्यूरॉन्स में कुछ इंडिकेटर्स रहते हैं। तो जब भी न्यूरॉन में, कोई भी एक न्यूरॉन में एक्टिविटी होता है, तो उसमें कुछ इन्फ्लक्स होता है कैल्शियम का। तो हम लोग कैल्शियम के करस्पॉन्डिंग एक इंडिकेटर डाल देते हैं उसमें, जो कि अपना फ्लोरेसेंस चेंज करे। तो जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है तो फिर वो फ्लोरेसेंस देता है, और फिर उसको माइक्रोस्कोप से रिकॉर्ड कर लेते हैं हम लोग। तो वो चेंज इन फ्लोरेसेंस जो है डेल्टा एफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर वो हम लोग देखते हैं अलग अलग न्यूरॉन्स का। तो एक न्यूरॉन हमें ऐसा मिलता है जो कि बस इसके लिए रिस्पॉन्ड करता है कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, और फिर एक दूसरा न्यूरॉन है वो बस राइट टू लेफ्ट के लिए रिस्पॉन्ड करता है, एक तीसरा न्यूरॉन है जो ऊपर के लिए, और चौथा न्यूरॉन है जो डाउनवर्ड्स के लिए। तो ऐसा फ्लाई में हम लोग को मिला है न्यूरॉन, और उसी पे हम लोग स्टडी करते हैं कि वो कैसे डायरेक्शन सेलेक्टिव हो रहा है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि कैलकुलस कहाँ पर यूज़ हो सकता है रियल लाइफ में, कि ये चेंज हो रहा है।
तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। ये मैंने सोचने के लिए, थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए ही मैंने ये एग्जांपल दिया था। तो इस टाइप के जो डायनेमिक चीज़ें हैं, तो अब मैं आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि इस टाइप के चीज़ें के बारे में सोचो कि रियल लाइफ में, मतलब आपके लाइफ में कहाँ पर चीज़ें चेंज हो रही है। तो ऑलमोस्ट आपको हर जगह चेंज दिखेगा। तो ये एक मैंने दिमाग का एक्टिविटी का एक चेंज मैंने बता दिया। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लो कि आप क्रिकेट का मैच देख रहे हो, ठीक है। तो क्रिकेट का मैच देख रहे हो और फिर आप हर ओवर में देख रहे हो कितना रन्स हो रहा है। तो मान लो आपने एक टेबल बनाया जहाँ पर लेफ्ट साइड में आपने ओवर्स लिख दिया कि 0 ओवर, 1 ओवर, 2 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर एंड सो ऑन। और राइट साइड में जो है आप रन्स लिख रहे हो कि कितना रन्स हुआ उस ओवर कंप्लीट होने के बाद। तो मान लो पहला ओवर के बाद 10 रन हुआ, दूसरे ओवर के बाद 20 रन हो गया, फिर तीसरे ओवर के बाद भी 20 रन है, उसके बाद फिर 30 रन हो गया, फिर 35 रन हो गया, ऐसे करके चेंज होते जा रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि आप देख सकते हो कि मैच में जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है, मतलब 0 ओवर से 50 ओवर तक जा रहा है, तो फिर रन्स पर ओवर में कैसे चेंज आ रहा है। तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट ओवर माइनस 0th ओवर डिवाइडेड बाई 1, या फिर आप ले लो कि फिफ्थ ओवर में कितना रन है माइनस 0th ओवर में कितना रन है डिवाइडेड बाई 5 नंबर ऑफ ओवर्स। तो वो दे देगा कि जैसे जैसे ओवर्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे जो है आपके रन्स कितने चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप कैलकुलस यूज़ कर सकते हो। अब मान लो कि जैसे आप एथलेटिक्स में हो, ठीक है, तो हिमा दास की तरह आपको बनना है, मेडल वगैरह जीतना है, ओलंपिक्स में जाके मेडल जीतना है, या फिर इस टाइप से आप ट्रेन कर रहे हो अपने आप को। तो आप देखना चाहते हो कि एक एथलीट, तो मान लो हिमा दास का आपने कोई भी एक रेस उठाया, 400 मीटर का, उन्होंने शायद 400 मीटर में गोल्ड जीता था। तो उनका एक रेस उठाया और फिर उसका आप लोगों को मतलब देखना है कि वो कैसे एक्सेलरेट कर रही है। तो एक्सेलरेट कर रही है का मतलब क्या है कि आप डिस्टेंस कैलकुलेट करो कि मान लो कि आप पहला 1 मिनट लिया तो उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया, फिर दूसरा, या उतने में तो रेस भी ख़त्म हो सकता है, या फिर मतलब कि कोई भी एक टाइम, पहला 10 सेकेंड आपने लिया मान लो, ठीक है, उतने 10 सेकेंड में उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगले 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो फिर आप देखोगे कि हिमा दास का अगर रेस देखोगे तो पहले बहुत धीरे धीरे दौड़ती है और फिर लास्ट में जो है वो पूरा एक्सेलरेट कर देती है। तो लास्ट में जो है कि पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो बहुत पीक हो जाएगा। तो उस टाइप से जो है आप उनका रेस भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ जो है, ये सारे मतलब कोई भी डायनेमिक चीज़ को अगर आप मैथमेटिकली समझना चाहोगे या फिर पढ़ना चाहोगे या कुछ उससे एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे नॉलेज, तो फिर वहाँ पर कैलकुलस यूज़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए कैलकुलस पढ़ना ज़रूरी है। और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाया कि एथलीट जो दौड़ रही है उसमें, या फिर जो हमारा दिमाग का है उसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इनकरेज करूँगा कि थोड़ा सा सोचिए आप लोग भी रियल लाइफ में कि कहाँ पर कैलकुलस का जो है यूज़ है हो सकता है, ठीक, कहाँ पर आपके पास डायनेमिक सिस्टम है और फिर वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर किसी को मेरे बारे में नहीं पता है तो अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ न्यूरोसाइंस में, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोबायोलॉजी, म्यूनिक जर्मनी से। और आईआईटी खड़गपुर से मैंने अपना बीटेक और एमटेक का पढ़ाई किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जब भी फिर मैं वीडियो डालूँ तो फिर आप लोग को पता चले कि कुछ नया वीडियो आया है। और चैनल को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, youtube.com/abhishek mishra IIT KGP। और जो भी आपका डाउट्स होगा या फिर आपको जो भी फीडबैक देना है कि कैसा लग रहा है वीडियोज़ वगैरह, तो फिर आप कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड ऑब्वियसली लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपको चैनल को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली तो फिर यूट्यूब में ज्वाइन का मेंबर होगा, वहाँ पर ज्वाइन में क्लिक कर सकते हो। और वहाँ पर कुछ पर्क्स भी हैं, जैसे अगर आपको पर्सनली मेरे से कांटेक्ट करना है तो अगर मेंबर बनते हो तो फिर आपको कांटेक्ट नंबर वगैरह मिल जाए तो आप बात भी कर सकते हो। तो ये है जिनको मेरे बारे में नहीं पता, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। तो ये जो कोर्स है लिमिट्स का, ये क्लास 11 का एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो मेरा लेक्चर्स है ये मैं एनसीईआरटी के ऊपर बना रहा हूँ, ये वाला जो वीडियोज़ रहेगा। तो लिमिट्स में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव्स। तो जैसे मैंने अभी बताया कि क्यों पढ़ते हैं, मतलब दिमाग में यूज़ होता है ये वो। तो एक इंट्यूटिव आइडिया हम लोग लेंगे, हम लोग एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे ये बॉल है, तो बॉल को अगर एक हाइट से हम लोग छोड़ते हैं तो फिर ये कैसे कैसे डिस्टेंस जो कवर करता है टाइम के साथ, तो फिर वो कैसे होता है। और तो एक इंट्यूटिव आइडिया हम लोग बनाएंगे। तो उसमें वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग देखेंगे।
फिर लिमिट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे कि लिमिट्स कहाँ से आ गया, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया। फिर हम लोग आगे देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट कैसे निकालते हैं, रैशनल फंक्शन का, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह जो है साइन एक्स कॉस एक्स ये सब, उसका लिमिट्स कैसे निकालते हैं। और फिर हम लोग वापस डेरिवेटिव्स का एक फॉर्मल डेफिनेशन पे आएंगे कि डेरिवेटिव्स किसको कहते हैं और फिर डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। और अप्रोच वही रहेगा कि कॉन्सेप्ट के ऊपर मेन फोकस रहेगा और फिर साथ में हम लोग सिंपल जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग देख पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स को ये लेक्चर से फ़ायदा होगा वो है, एक तो जो क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और जो लोग आईआईटी जेईई नीट वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो नीट में तो डायरेक्टली मैथमेटिक्स नहीं आता है लेकिन फिजिक्स में आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आईआईटी जेईई वाले भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मैथमेटिक्स के लिए वीडियोस देख रहे हैं, तो ये डायरेक्टली मैं आईआईटी जेईई दिमाग में रख के नहीं बना रहा हूँ कि उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन आपका एक जो बेसिक होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली जो है फोकस ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड रहेगा और आपका बोर्ड्स के हिसाब से जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और आईआईटी जेईई के हिसाब से ये आपका एक बेस बना के देगा। और जो भी कैट सैट जीआरई स्टूडेंट्स ये सब है, और फिर किसी को भी अगर मैथमेटिक्स सीखना है तो वो ये वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें मेरा मेन मोटिवेशन यही रहेगा ये वीडियो सब बनाने का कि आप लोगों को एक फील दिया जाए कि मैथमेटिक्स क्यों पढ़ना है, कैसे होता है, और फिर डिटेल में भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं। तो एक पहले फिज़िक्स का एक एग्जांपल, एक एक्सपेरिमेंट मान लो। तो मान लो कि जैसे ये एक पेपर है और ये एक पेपर है, अगर मैं दोनों को एक हाइट पे लेके जाऊंगा और दोनों को साथ में छोड़ूंगा तो फिर क्या होगा, दोनों साथ में ही गिरेगा क्योंकि दोनों सेम पेपर है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने एक पेपर को फोल्ड कर दिया ऐसे करके। ठीक है, एक पेपर को फोल्ड कर दिया और मेरा दूसरा जो पेपर है उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया ऊपर। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको क्या लगता है अगर मैं दोनों को साथ में छोड़ूंगा तो पहले कौन नीचे गिरेगा? तो अगर मैं छोड़ूंगा साथ में तो पहले ये वाला गिर गया नीचे। ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है, तो जनरली दिमाग में हम लोग को क्या रहता है कि जो भारी ऑब्जेक्ट है वो पहले गिरेगा, है ना। तो मान लो कि जैसे मैं ये पेपर को और ये बॉल को फेंकूंगा तो फिर आप लोगों को लगेगा ये भारी है तो इसको नीचे गिरना चाहिए पहले। लेकिन जैसे ये दोनों पेपर था तो पेपर तो सेम ही था, स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था, तो दोनों का मास सेम है। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको पूरा खोल के नीचे छोड़ा था तब दोनों साथ में गिरा था, लेकिन जब मैंने इसको फोल्ड कर दिया और फिर नीचे छोड़ा तब फिर ये जल्दी गिर गया। तो मास से डायरेक्टली वैसा कुछ लग नहीं रहा, मतलब मास के अलावा भी कुछ यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो एक जो है यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस है, मतलब कि ये क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है तो एयर मॉलिक्यूल्स बहुत जगह हिट कर रहे हैं, तो फिर जब ये नीचे गिरेगा तो एक तो ग्रेविटी इसको नीचे ला रहा है, लेकिन साथ में जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है और फिर इसमें सरफेस एरिया कम है तो रेजिस्टेंस कम लग रहा है, इसलिए ये जल्दी गिर गया। ठीक है, तो ये फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट है। तो अब मान लो सेम चीज़ की, मान लो मैंने ये बॉल लिया और ये लिया। ठीक है, ये दोनों को गिरा दिया तो पहले कौन नीचे गिरेगा? तो यहाँ तो लगा कि जैसे दोनों नीचे सेम टाइम पे गिरा, लेकिन आप अपने बालकनी पे जा सकते हो और बालकनी क्योंकि थोड़ा हाइट रहेगा, ज़्यादा रहे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि पहले ये गिरेगा, पहले बॉल जो है वो गिरेगा। तो अब मैं पूछूंगा कि ये बॉल क्यों गिरा नीचे पहले, तो आप लोग बोलोगे कि क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, भारी ज़्यादा है तो ये गिर गया। लेकिन वो एक रीज़न है, लेकिन अगर मैं मान लो कि इसको जाके वैक्यूम में अगर गिराता तब ये दोनों साथ में गिरता। ठीक है, अगर मैं जाके इसको मून पे गिराता तब भी ये साथ में गिरता क्योंकि वहाँ पर ऑलमोस्ट एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, ऑलमोस्ट नहीं रहता है, मतलब कि काफ़ी, मतलब एयर रेजिस्टेंस जो है वो कम रहेगा। लेकिन फिजिक्स में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो अभी अर्थ में अगर हम लोग ये दोनों को नीचे गिराएंगे तो ये पहले क्यों गिरता है, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी लग रहा है, जी लग रहा है दोनों में। ठीक है, लेकिन साथ में एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। फोर्स क्या है, मास इंटू ग्रेविटी, तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है इसके ऊपर नीचे। ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स कम लग रहा है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ऊपर में जो एयर रेजिस्टेंस के कारण जो ऊपर में फोर्स लगेगा, ठीक है, तो वो इसको नलीफाई कर देगा, तो इसका नेट जो एक्सेलरेशन होगा वो कम हो जाएगा। और इसका जो है एयर रेजिस्टेंस को जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके कारण इसका जो नेट एक्सेलरेशन रहेगा नीचे वो ज़्यादा रहेगा इससे, इसलिए ये जल्दी गिरता है। ठीक है, तो ये फिजिक्स का थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा,
लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें से आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर फिजिक्स पढ़े हो तो जाके सोचना। तो ये जो बॉल नीचे गिर रहा है, तो ये एक्सपेरिमेंट का फाइनल हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि इसका अगर मैं डिस्टेंस मेरे को चाहिए नीचे जो ये गिर रहा है, तो वो डिस्टेंस हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस को क्या लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आई होप फिजिक्स से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला आता कहाँ से, तो हम लोग का जो एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। और फिर जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो क्या है कि जो भी एवरेज वेलोसिटी है, तो इनिशियल प्लस फाइनल बाई टू इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ से तो v जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी उठा के यहाँ पर डाल दो तो आपको ये फार्मूला आ जाएगा। तो आई होप ये फार्मूला आप लोग को आता होगा, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक बॉल को मान लो कि मैंने कोई एक हाइट पे लेके गया और फिर वहाँ से मैंने इसको छोड़ दिया नीचे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो, तो यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका एस क्या होगा, डिस्टेंस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और मैं यहाँ पर ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो मान लो कि मैं वैक्यूम में जाके इसको गिरा रहा हूँ, तो फिर नीचे इसमें क्या होगा, बस ग्रेविटी, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा, ठीक है। लेकिन ये जो रियल अगर आप छत से जाके फेंकोगे तो वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, अगर अर्थ में फेंकोगे, अर्थ में ये एक्सपेरिमेंट करोगे, ठीक है। तो खैर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग इसको एज अ वैक्यूम अज्यूम करते हैं, तो फिर इसमें नीचे जो रहेगा वो बस जी लगेगा आपका, ठीक है, मतलब 9.8। तो ये आपका ज़ीरो हो गया और ये हाफ टाइम्स 9.8, तो 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। तो खैर, तो कहने का मतलब क्या था कि हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं कि एक जो बॉल है उसको हम लोग ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, और फिर इसका डिस्टेंस जो है हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल कर रहा है टाइम के साथ, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 सेकेंड्स पे जो है इसका वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, तो जैसे ये बॉल मैंने नीचे गिराया, तो मान लो कि इसने पहले 1 सेकेंड में पहले 1 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल करेगा, 4.9 मीटर, ठीक है। पहले 1 सेकेंड में ये 4.9 मीटर, ठीक है। तो पहले 1 सेकेंड में 4.9 मीटर ट्रैवल किया इसने, तो अगले 1 सेकेंड में ये कितना ट्रैवल करेगा, तो आपका जो वेलोसिटी हो गया, वो वेलोसिटी क्या हो गया कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में, है ना। तो मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में अगर इसने 4.9 मीटर ट्रैवल किया, मतलब इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जब 2 सेकेंड होगा इसका, तब वेलोसिटी इसका क्या होगा। अब क्योंकि ये एक्सीलरेट कर रहा है मतलब क्या कि वेलोसिटी आपका चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसका मतलब क्या है कि अगर 1 सेकेंड में, पहले 1 सेकेंड में इसने 4.9 मीटर ट्रैवल किया, तो नेक्स्ट जो 1 सेकेंड होगा उसमें 4.9 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल करेगा, क्योंकि उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, मतलब इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आई नो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी कर लिया, क्योंकि मैं फिज़िक्स यहाँ पर आपको नहीं समझाना चाह रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स क्या है इसके पीछे, मतलब ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, होपफुली आप लोगों को ये वाला एक्सपेरिमेंट फिजिक्स से पता होगा, ठीक है। तो एस जो है मतलब डिस्टेंस ट्रैवल, वो हम लोग 4.9 टी स्क्वायर हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग स्टेज है कि टाइम टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे यहाँ पे था ये, और फिर जैसे जैसे नीचे गिर रहा है तो वैसे वैसे हम लोग इसका डिस्टेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही किया कि टी हमारा सेकेंड्स है, ठीक है, कि टाइम है ना। और फिर जो एस है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बस ये वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर कि एस इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, ठीक है, 4.9 टी स्क्वायर। तो इसमें अगर टी को मैं ज़ीरो डालूंगा तो एस इज इक्वल टू ज़ीरो, टी को अगर मैं 1 डालूंगा तो फिर 4.9, ये पॉइंट है, ठीक है, तो 4.9 मीटर से आएगा, तो ये 4.9 मीटर हो गया। फिर टी को अगर मैं 1.5 डालूंगा तो ये 1.5 स्क्वायर इंटू 4.9, तो ये करके देख सकते हो ये इतना आएगा 11.025। फिर सिमिलरली मैं टी को 1.8 सेकेंड डाल सकता हूँ, तो उससे मेरे को इसका डिस्टेंस आ जाएगा, फिर 1.9, फिर 1.95 एंड सो ऑन। तो जितना भी आपको रखना है वो रख सकते हो। और जो 2 सेकेंड्स है वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को डालो तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 4.9, ये 19.6। सिमिलरली आप आगे जा सकते हो, 2.05 डालो ये वैल्यू आएगा एंड सो ऑन, 4 सेकेंड पे इतना वैल्यू आएगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि हम लोग 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या है वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में सोचो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो वेलोसिटी कैलकुलेट करना है मतलब क्या कि ये पर सेकंड में कितना मीटर्स ट्रैवल कर रहा है ना, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लो मैंने 0 सेकंड पे जो है ये देखा ये कहाँ पर था, तो 0 सेकंड पे तो 0 मीटर पे था, ठीक है। और फिर 2 सेकंड पे जो है ये 19.6 मीटर इसने ट्रैवल कर लिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2 सेकंड में इसने कितना ट्रैवल कर लिया, 19.6, है ना। तो मतलब 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, 19.6 डिवाइडेड बाई 2 - 0, है ना, 2। ठीक है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक मैं एवरेज वेलोसिटी कह सकता हूँ कि अगर मान लो कि मैंने 0 सेकेंड इनिशियल मैंने रिकॉर्डिंग किया कि कितना डिस्टेंस है, और 2 सेकेंड के बाद मैंने रिकॉर्डिंग किया कि ये कितना ट्रैवल कर लिया, तो फिर 2 सेकेंड में इसने 19.6 मीटर्स ट्रैवल कर लिया, तो एवरेज वेलोसिटी इसका 9.8 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, लेकिन मेरे को और नज़दीक जाना है, मतलब कि और एक्यूरेटली बताना है कि 2 सेकेंड पे जो है कितना वेलोसिटी है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो इंटरवल है मैं उसको और रिड्यूस कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 2 सेकंड का इंटरवल लिया था, तो मान लो कि अब मैं 1 सेकंड का इंटरवल लेता हूँ। मतलब कि 1 सेकंड पे मैंने कैलकुलेट किया 4.9 मीटर था, अब 2 सेकंड पे मैं कैलकुलेट करूँगा 19.6 मीटर। तो इसने 1 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, 19.6 माइनस 4.9, ठीक है, और फिर डिवाइडेड बाई ये क्या था, 1। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आएगा इतना मीटर पर सेकेंड, ये आपका फिर एवरेज वेलोसिटी यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो जितना मेरे को क्लोज जाना है इसके, तो मैं जितना छोटा इंटरवल लेते जाऊँगा, ठीक है, उतना मेरे को एक्यूरेटली जो है इसका वेलोसिटी मिलते जाएगा। ठीक है, सोचिएगा इसके बारे में। तो ये लोगे तो इतने में एवरेज वेलोसिटी आएगा, 1 सेकंड लोगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगा। फिर अगर मैं बहुत नज़दीक जाऊंगा 1.95 पे इतना था, और फिर यहाँ पर इतना था, तो 19.6 माइनस दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 19.6 माइनस 18.63225 जो भी है, और फिर डिवाइडेड बाई 2 - 1.95, 2 - 1.95। ठीक है, तो ये फिर से आपको वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, हम लोग 2 सेकंड पे कितना वेलोसिटी है वो मेज़र करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज हम लोग जो है इसका वेलोसिटी मेज़र करते जाएंगे। ठीक है, अब सेम चीज़ आप कह सकते हो कि हम लोग लेफ्ट साइड से तो मेज़र कर रहे हैं, लेकिन राइट साइड से भी मेज़र कर सकते हैं। कि मान लो कि 2 सेकंड पे ये 19.6 पे था, और 4 सेकंड पे जो ये 78.4 पे चला गया। तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी कहना चाहूँगा तो क्या हो जाएगा कि 78.4 माइनस आपका 19.6 फिर डिवाइडेड बाई 4 - 2, 2। ठीक है, और फिर सिमिलरली इधर भी जितना क्लोज जाओगे उतना इसके जो यहाँ पर जितना भी वेलोसिटी रहेगा उसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर है ना, तो 2.05 माइनस 2, ठीक है, और फिर दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2.05 माइनस 2। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम लोगों ने किया कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t=t1 एंड t=t2 सेकेंड क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन t=t1 एंड t=t2, ठीक है, डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। मतलब कि t1, तो मान लो कि जैसे मैंने t1 को ज़ीरो लिया, t1 को ज़ीरो लिया, और फिर t2 को मैंने 2 सेकेंड लिया, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, 19.6 माइनस ज़ीरो फिर डिवाइडेड बाई ये आपका t2 माइनस t1, 2 - 0, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि 1 सेकेंड अगर हम लोगों ने यहाँ पर मतलब इसके हिसाब से क्या होगा कि 1 सेकेंड अगर आप टाइम में मूव करोगे तो आप 9.8 मीटर मूव करोगे। तो ये आपका एवरेज यहाँ पर वेलोसिटी दे दिया इसने। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको चेंज करते रहेंगे। तो t1 को अगर मैंने 0 लिया तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आया। अगर मैं t1 को 1 लूँगा और t2 हमारा 2 है, ठीक है, तो अब क्या होगा 19.6 माइनस 4.9 डिवाइडेड बाई 2 - 1, तो 14.7, तो 14.7 आया हमारे पास। ठीक है, और फिर सिमिलरली अगर मैं 1.5 लूँ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, तो 1.5 पे इतना डिस्टेंस था, 2 पे इतना है, तो 19.6 माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2 - 1.5, तो आपके पास ये वेलोसिटी आएगा 17.15। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मैं बहुत क्लोज जाते जाऊंगा 2 का, तो मैंने 1.8 लिया तो क्या आ गया 18.62, 1.9 लिया तो क्या आया 19.11, फिर 1.95 लिया तो 19.355, फिर 1.99 पे मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा 19.551। तो आप और भी क्लोज जा सकते हो, 1.999 लो एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या ट्रेंड देख रहे हैं कि ये जो है वेलोसिटी जो है
अगर मैं इससे भी और आगे जाऊंगा, मतलब यहाँ तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो अगर मैं इसके और क्लोज जाऊंगा, मतलब 1.999 चले जाऊंगा, तो 19.551 से बड़ा वैल्यू आएगा मेरे पास। मतलब कि वेलोसिटी जो है टू पे वो 19.551 से बड़ा है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड से मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिला। अब मैं सेम चीज़ कर सकता हूँ राइट साइड से। मतलब कि जो हमारा T1 है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो अभी मैंने कहा कि वी कैन कंक्लूड दैट एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज जस्ट अबव 19.551 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं कि राइट साइड से हम लोग देखें। तो अभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड से देखा, अब हम लोग राइट साइड से देख सकते हैं। तो हम लोग T1 को 2 ले सकते हैं, T1 को 2 ले सकते हैं, और फिर T2 को जो है वो मान लो कि मैंने 4 लिया पहले। ठीक है, तो क्या आएगा वेलोसिटी कि 78.4 माइनस 19.6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आएगा, कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, फिर मान लो कि मैंने T2 को 3 सेकेंड लिया, T1 जो है वो मेरा 2 सेकेंड है, तो दिस डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, तो ये आएगा मेरे पास वेलोसिटी। फिर मैं और क्लोज जाते गया, मतलब टाइम इंटरवल जो है मैं उसको और घटाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो दिस डिवाइडेड बाई 2.5 माइनस 2। ठीक है, तो ये करते करते जितना मैं क्लोज जाऊँगा 2 के, तो वो देख रहे हैं कि मैं वैल्यू जो वेलोसिटी का जो है वो यहाँ पर कम होते जा रहा है। ठीक है, तो 29.4, 24.5, 22.05, सो 19.649। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर और नज़दीक जाऊँगा इसके, मान लो कि 2.001, ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा वेलोसिटी वो 19.649 से कम आएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज जस्ट बिलो 19.649 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सोचना अभी हम लोगों ने क्या किया है। तो अगर हम लोग लेफ्ट साइड से देख रहे थे तब फिर हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि 19.551 मीटर पर सेकेंड से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। और फिर राइट साइड से अगर हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करते आ रहे हैं तब फिर हम लोगों ने क्या किया कि 19.649 से कम होना चाहिए। तो अगर मुझे एग्जैक्टली 2 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि दैट इज़ बिटवीन 19.551 एंड 19.649 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। कि 2 सेकेंड पे हम लोग को वेलोसिटी मेज़र करना था, तो हम लोग ने क्या किया कि स्टार्टिंग से अलग अलग सेकेंड्स पे मैंने डिस्टेंस जो है इसका नोट करते गया कि 0 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस है, 1 सेकेंड पे कितना है, 1.5 पे कितना है, 1.8, 1.9। तो 2 सेकेंड पे अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो 2 सेकेंड पे जितना भी डिस्टेंस है माइनस 0 सेकेंड पे जितना भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0, या फिर 2 सेकेंड पे जितना भी डिस्टेंस है माइनस 1.95 सेकेंड पे जितना भी डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.95। ठीक है, तो ऐसे करते करते मैंने देखा कि अगर मैं 2 सेकेंड के लेफ्ट साइड से आऊँ, ठीक है, मतलब कि 2 सेकेंड से थोड़ा सा कम, तो जो वेलोसिटी है वो 19.551 से ज़्यादा होना चाहिए। और फिर अगर मैं राइट साइड से देखूँ कि 2 सेकेंड ले लिया 4 सेकेंड पे, तो 4 सेकेंड में जितना डिस्टेंस है माइनस 2 सेकेंड में जितना डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। ठीक है, या फिर 3 सेकेंड पे जितना डिस्टेंस है 2 सेकेंड में जितना डिस्टेंस है दोनों का डिफरेंस ले लो डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2। तो ऐसे करते करते मैं 2 के जितने नज़दीक आऊँगा तो मेरे को क्या दिखा कि 19.649 से जो है वो कम रहेगा वेलोसिटी। तो हम लोग क्या कह सकते हैं फाइनल में कि 19.551 मीटर पर सेकेंड और फिर 19.649 मीटर पर सेकेंड के जो है उसके बीच में जो है ये हमारा वेलोसिटी रहेगा। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, अभी तक हम लोगों ने जो जो चीज़ किया है, तो कंक्लूजन में क्या होगा कि वी कैन कंक्लूड दैट एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स इज बिटवीन 19.551 एंड 19.649 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वेलोसिटी जैसे हम लोग को पता है वो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कि मतलब 1 सेकेंड अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं टाइम में तो फिर डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, और फिर वी हैव एस्टिमेटेड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एट अ गिवन इंस्टेंट। तो 2 सेकेंड पे ये जो रेट है चेंज का वो क्या है। ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरे भाषा में क्या कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द डिस्टेंस फंक्शन। तो ये जो हमारा फंक्शन था एस इज इक्वल टू 4.9 टाइम्स टी स्क्वायर, तो इसका जो डेरिवेटिव है, मतलब कि ये जो चेंज हो रहा है इसके साथ हम लोग वही कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि अगर मैंने 1 सेकेंड टाइम में चेंज कर दिया तो फिर ये एस में कितना चेंज आएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एस विथ रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मतलब एग्जैक्टली एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स में जो डेरिवेटिव होगा, या फिर चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम,
ठीक है। तो वो कितना होगा, दैट शुड बी बिटवीन 19.551 मीटर पर सेकेंड एंड 19.649 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो है ये एक डेरिवेटिव का आप लोग को एक इंट्यूशन मिला है। तो बाद में जैसे हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एस डैश अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये सब बाद के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 2t, तो 2 टाइम्स दिस, ठीक है, तो 9.8 टाइम्स टी। तो अगर टी इजिकल 2 पे मेरे को डेरिवेटिव चाहिए तो 2 को यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा 19.6, तो 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि 19.6 मीटर पर सेकेंड जो है इसके बीच में आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट होगा कैलकुलेशन, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे। और फिर ये अभी जो हम लोगों ने एक एस्टिमेट किया कि ये क्या हो सकता है वैल्यू। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव का एक इंट्यूशन आप लोगों को देना था। ठीक है, अब सिमिलर चीज़ आप लोग यहाँ पर कर सकते हो कि हिमा दास का जो रेस था, तो ऐसे ही आप अलग अलग जो टाइम है उस टाइम पे देख लो कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, तो 0 सेकेंड पे 0 रहेगा, फिर उसके बाद 1 सेकेंड पे मान लो कि कुछ मीटर कैलकुलेट किया, तो फिर ऐसे करके आपके पास एक टाइम सेकेंड आ जाएगा। तो फिर आप हर जो टाइम सेकेंड है वहाँ पर आप एक कैलकुलेट कर सकते हो कि इनका वेलोसिटी क्या था, ठीक है, कितना मीटर पर सेकेंड है। तो उसके हिसाब से फिर आप देख सकते हो कि कहाँ पर ये एक्सीलरेट कर रहे हैं, मतलब कि कहाँ पर इन्होंने अपना जो वेलोसिटी था उसको पूरा चेंज मतलब इंक्रीज़ किया। ठीक है, और स्टार्ट और फिर लास्ट में जाके फिर डिक्रीज़ होगा, तो बीच में कहीं पर जो है वो पीक आएगा। तो इनका अगर रेस देखोगे, ठीक है, तो इनका अगर रेस देखोगे तो फिर उसमें देखोगे कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे दौड़ती है। तो स्टार्टिंग में जो है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, तो वो कम रहेगा। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन कम रहेगा। और फिर लास्ट टुवर्ड्स जो लास्ट वाला 100 मीटर रहता है तो फिर उसमें जो है पूरा ये एक्सेलरेट कर देती है, तो वहाँ पर जो है आपको पीक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो है हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। अब एक और हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास क्या था कि s इज इक्वल टू 4.9 t²। तो मान लो कि मैंने अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा x एक्सिस पे मान लो कि t सेकेंड्स है और फिर y एक्सिस पे मैं s को प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है तो फिर ये पैराबोला टाइप का रहता है तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो कि 0 पे 0 आएगा तो ये 0,0 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 पे 4.9, तो यहाँ पर 1 लो और फिर यहाँ पर 4.9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 लो, यहाँ पर 19.6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 लो तो 78.4। तो इस टाइप का जो है ग्राफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कि 2 सेकेंड्स पे जो है हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है कि चेंज इन एस विथ चेंज इन टाइम। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब और एक हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर मान लो वाई एक्सिस पे हमारे पास एस हम लोग प्लॉट कर रहे हैं और फिर एक्स एक्सिस पे हम लोग टी प्लॉट कर रहे हैं, तो अगर मैं टी में एक चेंज लाता हूँ, ठीक है, तो मान लो कि T1 पे S1 था वैल्यू और फिर T2 पे ये S2 आ गया। ठीक है, तो टाइम एक्सिस पे कितना चेंज आ गया T2 माइनस T1, है ना, और फिर वाई एक्सिस पे कितना चेंज आ गया S2 माइनस S1। तो ये S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 जो है यही हमारा डेरिवेटिव है ना। मतलब कि T को अगर ये मतलब एवरेज चेंज कह सकते हो इसको, है ना, कि मतलब एवरेज वेलोसिटी, कि अगर मैं इतना चेंज कर रहा हूँ तो फिर हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है उसमें कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी का अगर मैं तो देखो जैसे मान लो कि मैं t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये a पॉइंट पर है, मतलब कि कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, और फिर मैं मान लो 2+T1 पे चले जाऊँ, 2+T1 पे चले जाऊँ, तब फिर ये b पॉइंट पे चलेगा। तो इधर का क्या डिफरेंस है, इधर का ये डिफरेंस है ना, ये T1, या फिर इसको AC1 कह सकते हैं। और फिर करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमारा y एक्सिस में क्या चेंज आया, y एक्सिस पे क्या चेंज आया कि ये पूरा जितना था, ठीक है, ये C1B1 चेंज आया हमारा, है ना, ये पूरा माइनस इतना, तो ये C1B1। तो अगर मैं AC1 चेंज लाता हूँ टाइम एक्सिस पे तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे को C1B1 चेंज आता है। तो ये C1B1 डिवाइडेड बाई AC1, तो वो क्या हो गया कि ये पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो ये जो कॉर्ड है मेरा, तो इसका जो भी स्लोप आएगा, ठीक है, वो मेरा चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको मैं एवरेज यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, है ना। तो इसको अगर मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे एग्जैक्ट है तो मैं क्या करूँगा कि इसको और नज़दीक लाते रहूँगा, मतलब कि ये जो मैं टाइम पॉइंट ले रहा हूँ तो इसको मैं और नज़दीक लाते रहूँगा। तो ये मान लो कि यहाँ पर लिया, फिर मैंने यहाँ पर लिया कोई एक टाइम पॉइंट, ठीक है, इसके और नज़दीक लाया,
फिर ऐसे करके और नज़दीक आते गए नज़दीक आते गए, तो उसमें क्या होगा कि ये जो कॉर्ड है वो ये टेंजेंट को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये लिमिट्स का जो है थोड़े टाइम में आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि जो डेरिवेटिव हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉर्ड है, ठीक है, तो इसका जो स्लोप कैलकुलेट करोगे तो स्लोप यहाँ पर क्या है C1B1/AC1। तो यही ये जो AC1 है इसको हम लोग ऑलमोस्ट ज़ीरो बना रहे हैं, है ना, जितना नज़दीक आओगे उतना एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। तो ये कॉर्ड जो है ये टेंजेंट को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो उसी को जो है ये लिमिट्स के टर्म्स में हम लोग ये समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव आप लोग यहाँ से समझ सकते हो कि अगर मैंने एक्स एक्सिस पे कुछ चेंज लाया तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो पर यूनिट जो चेंज आएगा तो उसका मतलब पर यूनिट निकालना है, मतलब क्या कि AC1 मैंने चेंज किया तो B1C1 चेंज आया, तो B1C1 डिवाइडेड बाई AC1। सिमिलरली AC2 चेंज किया तो B2C2 चेंज आया इधर, तो फिर B2C2 डिवाइडेड बाई AC2। ठीक है, थोड़ा सा सोचो तो समझ में आ जाएगा। तो ये सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर राइट साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम चीज़ हम लोग लेफ्ट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर देखा कि अगर मैंने इतना टाइम यहाँ पर चेंज किया तो फिर यहाँ पर वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं और फिर राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। तो इसके साथ जो है हम लोग फॉर्मली लिमिट्स का चैप्टर जो है अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग हम लोगों ने अभी तक देखा है कि जैसे 2 सेकंड पे अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना था तो मैं क्या किया, पहले 0 सेकंड पे कैलकुलेट किया कितना डिस्टेंस था, 2 सेकंड पे कितना डिस्टेंस था, तो मैंने दोनों का डिफरेंस ले लिया कि 2 सेकंड पे इतना डिस्टेंस था, 0 सेकंड पे इतना था, तो दोनों का डिफरेंस ले लो और फिर डिवाइड बाई 2 सेकंड कर दो। फिर मेरे को वो एक एवरेज मिला और मेरे को और ज़्यादा एक्यूरेट करना था और नज़दीक आना था। तो फिर मैं क्या करते आया कि वो 2 सेकंड के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक में आते गए, मतलब 1.9 सेकंड आया, फिर 1.95 पे आया, 1.99 पे आया, एंड सो मतलब 2 को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम लोग राइट साइड से भी अप्रोच किया कि 2 सेकंड था तो फिर 4 सेकंड से स्टार्ट किया, फिर 3 सेकंड, फिर 2.5 सेकेंड्स, 2.05 सेकेंड, 2.01 सेकेंड, 2.001 एंड सो ऑन। तो यहीं पर जो है लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लो मेरे पास एक फंक्शन है f(x)=x²। तो उसका ग्राफ अगर प्लॉट करोगे तो ऑब्वियसली इस टाइप का दिखेगा, मतलब x का अगर वैल्यू 0 डालोगे तो 0 आएगा, x का 1 डालोगे तब भी 1 आएगा, x का -1 डालोगे तब भी 1 आएगा, x का 2 डालोगे तो 4 आ जाएगा, -2 डालोगे तो -2 का स्क्वायर 4, 3 डालोगे तो 9, -3 डालोगे तो -3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। तो इस टाइप का जो है हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। अब लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि जैसे f(x) है हमारे पास, तो f(x) क्या है, फंक्शन ऑफ x। तो x का x जो है कोई वैल्यू को अगर अप्रोच कर रहा है, तो मान लो इस केस में जैसे मैं पहले इसको देखता हूँ कि x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब 0 के नज़दीक आया जा रहा है, तो हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगा कि अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो f(x) किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर मान लो कि मैं लेफ़्ट साइड से देख रहा हूँ तो 0 से कोई भी छोटा सा एक वैल्यू ले लिया। ठीक है, तो मान लो कि -1/10। ठीक है, तो -1/10 का स्क्वायर f(x) उसको अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर ग्राफिकली हम लोग देख सकते हैं कि जैसे हम लोग 0 को अप्रोच कर लेफ्ट साइड से तो फंक्शन जो है 0 को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एज x अप्रोचेस टू 0 तो f(x) क्या हो रहा है, वो 0 को अप्रोच कर रहा है ना। तो ये लेफ्ट साइड से भी वही हो रहा है, राइट साइड से भी वही हो रहा है कि राइट साइड से भी जैसे 0 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि लिमिट एज x टेंड्स टू 0, लिमिट ऑफ f(x) एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे x जो है 0 को अप्रोच करेगा तो f(x) किसको अप्रोच करेगा। ठीक है, तो ये f(x) असली में क्या, बाद में हम लोग देखेंगे कि f(x) असली में क्या वैल्यू लेता है वो डिफरेंट हो सकता है लिमिट से। ठीक है, लेकिन वो सब बाद में आएगा। लेकिन अभी के लिए क्या सोच सकते हैं कि अगर x जो है कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो जो फंक्शन है वो किसको अप्रोच कर रहा है, मतलब कि क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर वो अप्रोच कर रहा है, तो उसी को हम लोग लिमिट कहेंगे। ठीक है, तो अब इसमें जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि x इज इक्वल टू मैंने 2 ले लिया।
ठीक है। तो फिर ये किसको अप्रोच करेगा? तो यहाँ पर तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि 2 को अगर मैं लेफ़्ट साइड से देखूँ तो लेफ़्ट साइड से भी ये क्या होगा, 4 से थोड़ा सा नीचे आएगा, मतलब 4 की तरफ ही ये अप्रोच करते रहेगा। फिर 2 के इस साइड देखूँ तो यहाँ पर भी वही होगा कि जितना मैं क्लोज आते जाऊँगा 2 के, एफ एक्स जो है 4 के क्लोज आते जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट एज एक्सटेंस टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू 4, है ना। मतलब कि अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स जो है वो 4 को अप्रोच कर रहा है। और लिमिट को ऐसे एल टी डॉट भी लिख सकते हैं या फिर इस टाइप से लिमिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो और एग्जांपल देखेंगे तो और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एल। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी x इज इक्वल टू ए है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू ए है। तो x जैसे इसको अप्रोच करेगा तो फंक्शन जो भी वैल्यू को अप्रोच करेगा l, ठीक है ये l है, तो जो भी ये वैल्यू को अप्रोच करेगा उसको हम लोग लिमिट कह सकते हैं। ठीक है, तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर पूछ लिया कि अगर -2 को अप्रोच करेगा x, ठीक है, तो फिर फंक्शन किसको अप्रोच करेगा? तो हम लोग देख सकते हैं कि -2 को अगर अप्रोच करेगा तो लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेगा, तब भी ये फंक्शन जो है 4 को अप्रोच कर रहा है। अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूँ तब भी ये फंक्शन जो है 4 को अप्रोच कर रहा है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एज एक्स टेंस टू -2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो, अब मैंने यहाँ पर क्या कहा है कि ये जो लिमिट है ये एक्चुअल में फंक्शन यहाँ पर क्या वैल्यू ले रहा है वो डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मतलब कि अगर x जो है a को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन किसको अप्रोच करेगा, मतलब अप्रोच करेगा। मैंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पर क्या वैल्यू होगा, उससे कोई मतलब नहीं है लिमिट्स में एटलीस्ट। ठीक है, कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जैक्टली कर क्या रहा है। ठीक है, लेकिन किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है हम लोग को बस वो देखना है। तो मान लो मेरे पास एक ये फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x-2। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x-2। तो ये हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2 जो है इसके डोमेन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही 2 होगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो डिवाइडेड बाई ज़ीरो जो है वो हम लोग का डिफाइंड नहीं होता है, तो फिर x इज इक्वल टू 2 जो है इसके डोमेन में नहीं है। तो ये यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 2, मतलब वो इसके डोमेन में नहीं है। ठीक है, तो ये फंक्शन को अगर मैं इस टाइप से सोचूं तो ये क्या है, x+2 टाइम्स x-2 x-2, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई x-2। ठीक है, तो इसमें क्या कह दिया कि x जो है वो 2 नहीं हो, मतलब इसके डोमेन में नहीं है, x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो x अगर 2 नहीं है तब फिर हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। x अगर 2 हो जाता तब फिर ये 0 हो जाता, तो फिर डिवाइडेड बाई 0 ये अनडिफाइंड हो जाता, तो उस पॉइंट पर हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि x 2 के इक्वल नहीं है तब फिर हम लोग इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये फंक्शन क्या है, x+2। ठीक है, तो x+2 को अगर प्लॉट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से मिलेगा, मतलब कि x को 0 ले लो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, x को 3 ले लो तो 3 + 2 5 आ जाएगा, x को -2 ले लो तो -2 + 2 0। तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि 2 पर जो है डिफाइंड नहीं है, मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है ये डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब मैं मान लो कि आपसे पूछता हूँ कि ये फंक्शन का लिमिट क्या है। ठीक है, एज x अप्रोचेस 2, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज x अप्रोचेस 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंपल देख सकते हैं कि ग्राफ यहाँ पर है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 से इधर देखो कि अगर मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ इधर, तो फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन यहाँ पर 4 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं राइट साइड से देखूँ तब फिर फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, फंक्शन फिर से 4 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट साइड से भी फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी फंक्शन 4 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट में क्या कह दूंगा कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पर ये देख सकते हो कि एफ ऑफ 2 जो है वो अनडिफाइंड है। ठीक है, एफ ऑफ 2 इज़ अनडिफाइंड, मतलब कि इसके डोमेन में नहीं है। तो मेरे को इससे मतलब नहीं है कि एफ ऑफ 2 पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मेरे को बस इससे मतलब है कि जैसे मैं 2 को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से,
तब फिर फंक्शन जो है वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैं इसको बोलूँ ये सीधा x+2 है। ठीक है, इस केस में मैंने सीधा ये फंक्शन बोल दिया कि ये मान लो कि मैंने gx बोल दिया, gx इज इक्वल टू x+2। ठीक है, तो अगर मैं इसका लिमिट कहूँगा तो लिमिट ऑफ gx एज x टेंस टू 2, तो इस केस में भी क्या होगा, लिमिट 4 ही होगा, और इस केस में g(2) जो है वो भी 4 होगा। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल में आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हो कि एक तो x इज इक्वल टू 2 पे अप्रोच क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर भी 4 को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर भी 4 को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों एग्जांपल में लिमिट जो है वो 4 है। लेकिन इस एग्जांपल में जो था ये 2 डोमेन में नहीं था, मतलब f(2) जो है वो डिफाइंड ही नहीं था। ठीक है, और यहाँ पर जो है g(2) वो इक्वल टू 4 था। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है कि एग्जैक्टली उस पॉइंट पर फंक्शन का क्या वैल्यू है, हम लोग को बस ये देखना है कि जो अप्रोच कर रहा है वो किसको अप्रोच कर रहा है। तो मान लो अगर मैं इस टाइप से एक फंक्शन दे दूँ, मतलब ये जो f(x) है कि इस टाइप से है, और यहाँ पर मैं ओपन सर्कल दे दूँ, मतलब कि तो एक फंक्शन और एक लेते हैं, तो मान लो कि x इज इक्वल टू 2 पे ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से फंक्शन है ये, और x इज इक्वल टू 2 पे जो है मान लो कि मैं इसको इस टाइप से डिफाइन कर दूँ कि x इज इक्वल टू 2 पे ये कुछ 6 ले रहा है वैल्यू। ठीक है, तो ये फंक्शन को अगर मैं hx कहता हूँ, ठीक है, तो hx क्या होगा कि hx इज इक्वल टू x² -4 बाई x-2 फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, और फिर x इज इक्वल टू 2 पे मान लो कि मैंने इसको 6 डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो फंक्शन तो हम लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं, है ना, जब तक कि फंक्शन, आई होप मेरे स्टार्टिंग का लेक्चर्स आप लोगों ने देखा था पहले चैप्टर से, तो फंक्शन क्या होता है कि डोमेन में आपके जितने भी पॉइंट्स हैं उसको कहीं पर ये मैप कर रहा है, और एक जो पॉइंट है डोमेन को उसको ये 2 पॉइंट पर मैप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अगर उतना चीज़ ये सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि x इज इक्वल टू 2 जो है वहाँ पर ये 6 हो रहा है ना, x इज इक्वल टू 2 पर जो है 6 है। लेकिन अगर मैं इसका लिमिट पूछूं कि लिमिट ऑफ hx, ठीक है, लिमिट ऑफ hx एज x टेंस टू 2, ठीक है, तो उस केस में लिमिट क्या होगा कि 2 को जैसे अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे 2 को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन यहाँ पर ये जो है ये 4 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से भी मैं देखूंगा 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये 4 को अप्रोच कर रहा है, तो लिमिट में क्या कहूँगा 4 है। लेकिन अगर मैं h(2) कहूँ तो h(2) तो मैंने फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन किया कि h(2) जो है वो 6 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब फिर जब बाद में कंटिन्यूटी हम लोग पढ़ेंगे उस टाइम पर ये वाला चीज़ आएगा। ठीक है, तो अगर लिमिट और फंक्शन का वैल्यू सेम हो जाएगा तो फिर उसको हम लोग कंटिन्यूस कहेंगे, तो वो बात का है। ठीक है, तो अभी लिमिट्स के लिए बस हम लोग को देखना है कि किसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये तीनों एग्जाम्पल से आप लोगों को आइडिया क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी एग्जाम्पल देखा तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम लोग फंक्शन को लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या फिर राइट साइड से अप्रोच करें, मतलब कि x जो है एक्सटेंडिंग टू कुछ भी 2 मान लो, तो 2 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करें या फिर राइट साइड से अप्रोच करें तो फिर हम लोग सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहे थे, फंक्शन सेम वैल्यू को अप्रोच कर रहा था। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी किसी पॉइंट पर कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, और अगर मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो वो एक दूसरा वैल्यू को अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है कि जैसे x इज इक्वल टू 2 है ना, तो 2 को अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, मतलब कि 2 से जितना भी छोटा है तो उतना मैं अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड से, तो फंक्शन जिसको भी अप्रोच करेगा उसको मैं लेफ्ट हैंड लिमिट कह दूंगा। और अगर मैं 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ तो फंक्शन जो भी वैल्यू को अप्रोच करेगा उसको मैं राइट हैंड लिमिट कह दूंगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो मेरे पास एक जो फंक्शन है वो इस टाइप से डिफाइंड है कि f(x) जो है वो इक्वल टू 1 है फॉर x इज़ लेस देन इक्वल टू 0, और फिर दैट इज़ इक्वल टू 2 फॉर x ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूँगा तो प्लॉट करने पे किस टाइप का ग्राफ आएगा कि ये हमारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो ये पूरा जो नेगेटिव साइड है तो वहाँ पर क्या होगा, f(x) 1 होगा, तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 1 1 1, और फिर x इज इक्वल टू अगर 0 है तो 0 के ये 1 पे मैप करेगा। ठीक है, तो ये फील्ड सर्कल मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है, और फिर 0 से जैसे ही बड़ा होगा
तो 0 से जैसे यहाँ पर ग्रेटर होगा तो वो 2 को मैप करेगा फंक्शन। तो फंक्शन को प्लॉट करेंगे तो वो इस टाइप से दिखेगा। ये ओपन सर्कल मतलब कि 0 पर जो है ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये इंक्लूडेड है। ठीक है, तो फंक्शन इस टाइप से आपको दिखेगा। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर आपसे पूछा कि लिमिट क्या होगा फंक्शन का एज एक्स अप्रोचेस 0। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि एक्स 0 को अप्रोच करेगा तो मैं पहले लेफ़्ट साइड से देखूंगा। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से अगर मैं देखूँ तो मान लो कि मैंने कोई भी एक छोटा सा वैल्यू ले लिया, -0.01 ले लो। तो -0.01 किसको अप्रोच करेगा? 1 को अप्रोच करेगा, है ना। मतलब फंक्शन जो है 1 को अप्रोच करेगा, फिर मतलब 1 को मैप करेगा, फिर -0.001 तो वो भी 1 को, फिर एंड सो ऑन। तो अगर मैं 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ तो फंक्शन जो है वो 1 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू 0 माइनस इज इक्वल टू 1। तो इसको जो है लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 0 को हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो 0 माइनस मतलब कि 0 से छोटा वैल्यू। ठीक है, तो 0 माइनस। और फिर सेम चीज़ अगर हम लोग राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो 0 को अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूँ, ठीक है, राइट साइड से अप्रोच करूँ तो फंक्शन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 को अप्रोच कर रहा है ना। तो लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू 0 प्लस दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इस केस में क्या हो गया 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो गया इस केस में क्या हो गया 1। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि लिमिट क्या है एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 1 है, राइट हैंड लिमिट जो है वो 2 है, और फिर सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर कह दिया कि लिमिट अगर जब भी हम लोग कहना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। अगर दोनों सेम वैल्यू को अप्रोच करेंगे, मतलब दोनों अगर सेम, दोनों इक्वल है, तब हम लोग कहेंगे कि लिमिट जो है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दैट इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ एक L1 को अप्रोच कर रहा है और राइट हैंड लिमिट जो है L2 को अप्रोच कर रहा है, और L1 और L2 जो है इक्वल नहीं है, तो हम लोग उस केस में क्या कह देंगे कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको मैं जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे इसी एग्जांपल में मान लो कि मैंने इस पे पूछ दिया कि x इज इक्वल टू 3 पे लिमिट क्या है। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पे, तो x इक्वल टू 3 को अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ तो फंक्शन 2 को अप्रोच करेगा, अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूँ तब भी फंक्शन 2 को अप्रोच करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 2, तो लिमिट जो है एट एक्स इज इक्वल टू 3 2 हो जाएगा। लेकिन लिमिट जो है एट एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी अनडिफाइंड, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 था, राइट हैंड लिमिट आपका 2 था। ठीक है, तो ये जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पर फिर से लिखा है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया एफ एक्स एक्सटेंस टू 0 माइनस, फिर ये हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया, और फिर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर दिस डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अभी तक जितना भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था हमारे पास, तो इस केस में क्या था, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड लिमिट ले लो, दोनों इक्वल टू 0 है ना। तो लिमिट हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर एफ ऑफ 0 जो था वो भी 0 था, लेकिन इसका अभी कोई रोल नहीं है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या वैल्यू ले रहा है। फिर उसका ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्सटेंस टू 2 माइनस, यहाँ पे क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों 4 है, तो लिमिट जो है वो 4 हो गया, और एफ ऑफ 2 जो है वो अनडिफाइंड था इस एग्जाम्पल में। ठीक है, ये अनडिफाइंड है, लेकिन इससे लिमिट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि लिमिट तो यही है। अब इस केस में क्या था कि लिमिट अगर हम लोग 0 पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से 1 था, और फिर राइट हैंड साइड से जो है ये 2 था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं था, तो हम लोग क्या कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यहाँ पर फंक्शन क्या था, फंक्शन 0 पे 1 ले रहा था वैल्यू। ठीक है, तो इससे कोई अभी मतलब नहीं है हम लोग को कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कर रहा है। हम लोग को बस ये देखना है कि जब फंक्शन अप्रोच कर रहे हैं हम लोग लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, तब फिर फंक्शन जो है किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ को फॉर्मली कहा जाए तो फॉर्मली क्या है कि लिमिट, ठीक है, तो लिमिट एफ एक्स एज एक्सटेंस टू ए माइनस इज इक्वल टू एल, तो ये लिमिट क्या है, इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए गिवन द वैल्यू ऑफ एफ नियर एक्स टू द लेफ्ट ऑफ ए, द वैल्यू इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट ए। तो कुछ नहीं, इसमें बस यही कह रहा है कि अगर कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास, मान लो कुछ इस टाइप से फंक्शन है, तो x इज इक्वल टू ए है ये,
ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे, है ना, मतलब कि एक्स जो है ए से थोड़ा सा छोटा रहेगा, तब फिर ये फंक्शन जिसको भी अप्रोच करेगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे। ठीक है, फिर राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए गिवन द वैल्यूज़ ऑफ एफ नियर एक्स टू द राइट ऑफ ए, मतलब कि ए के राइट में जो वैल्यूज़ हैं तो वहाँ पर उसके हिसाब से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू, दिस वैल्यू इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब वहाँ पर असली में क्या हो रहा है वो अलग हो सकता है। तो मान लो कि जैसे यहाँ पर ये भी हो सकता है कि लिमिट जो है फंक्शन जो वहाँ पर वैल्यू है वो इक्वल है। ठीक है, तो इस केस में कंटिन्यूस हो जाएगा, तो वो कंटिन्यूटी बाद में आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, या फिर डिफाइंड है और कुछ अलग वैल्यू ले रहा है, तो इस टाइप से भी हो सकता है। लेकिन लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया कि लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो किसको अप्रोच कर रहा है, राइट हैंड लिमिट राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो किसको अप्रोच कर रहा है। ठीक है, वही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया। और अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होता है तब फिर हम लोग कहेंगे कि एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट इज इक्वल टू दैट एल, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मान लो एल है, राइट हैंड लिमिट एल है, तो फिर लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू एल। सो दिस इज द लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया तो मान लो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पर ये है फंक्शन और फिर यहाँ पर ये है फंक्शन। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ये है हमारा। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूँ तो ये मान लो -1, तो लिमिट -1 आएगा। अगर मैं राइट साइड से अप्रोच करूँ तो लिमिट जो है वो 1 आएगा। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट -1 हो गया, राइट हैंड लिमिट 1 हो गया, तो फिर हम लोग कहेंगे लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा लिमिट का हो गया। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा सोचिएगा, ये सारा जो एग्जाम्पल हम लोगों ने आज देखा है और जितना हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो ये सब चीज़ सोचिएगा और फिर नेक्स्ट में जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। एक तो पहले सोचिएगा कि कैलकुलस या फिर इस टाइप का जो डायनेमिक चीज़ें हैं, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि ब्रेन में न्यूरॉन का रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी रेस में अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो टाइम के साथ, तो इस टाइप से जो है एग्जांपल थोड़ा सा सोचो कि कहाँ पर आप डायनेमिक चीज़ें जो हैं वो देख सकते हो। ठीक है, और लिमिट का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन है हमारा, है ना, जिस तरीके से भी डिफाइंड है, तो उसके डोमेन में कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है उसको हम लोग देखेंगे कि उसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो वो फंक्शन जो है किस वैल्यू को अप्रोच करता है, तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अगर मैं उसको राइट साइड से अप्रोच करूँ तो फंक्शन जिसको भी अप्रोच करेगा वो हमारा राइट हैंड लिमिट हो गया। अगर दोनों इक्वल हैं तो फिर उसको हम लोग लिमिट कह देंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो फिर हम लोग कहेंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो समरी यही था लेक्चर का। और फिर डेरिवेटिव का हम लोगों ने इंट्यूटिव आइडिया देखा था। तो डेरिवेटिव क्या था कि मान लो एक फंक्शन है एस, वो टाइम टी पर डिपेंड करता है, तो टाइम t1 पर s1 वैल्यू है, टाइम t2 पर s2 वैल्यू है। तो अगर मैं t1 माइनस t2 चेंज कर रहा हूँ तो वैल्यू क्या आ रहा है, s2 माइनस s1। तो ये s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ये क्या हो गया, एवरेज चेंज हो गया, है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो इसी को अगर मैं ये जो t2 माइनस t1 है इसको मैं बहुत छोटा करते जाऊँगा करते जाऊँगा करते जाऊँगा ऑलमोस्ट ज़ीरो, तो फिर वो जो लिमिटिंग केस होगा उसी को हम लोग डेरिवेटिव कहेंगे। तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।